हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, समाजशास्त्र के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे थे और इसमें जो है हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को कवर किया था। आप यहां पे दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समाजशास्त्र के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको पक्का याद हो जाएगा एक ही वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो। सवाल दोस्तों पूछा है, औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं? औद्योगिकीकरण के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में पूछता है तो उसको कैसे लिखेंगे, यही बात को समझना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि बहुत लोग हैं आपको पढ़ के बता देंगे, जो है एक तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इसको लंबे टाइम तक याद कैसे करना है, ये कोई जल्दी बताता नहीं है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं, समझ के आप लंबे टाइम तक याद कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसी सवाल को अथवा करके पूछा है, औद्योगिकीकरण से क्या आशय है? औद्योगिकीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। देखिए ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे पूछता है कि विशेषता क्या होती है, महत्व क्या होता है, तो दोनों का आंसर लगभग सेम ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आंसर यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना है कि औद्योगिकीकरण क्या होता है, यही बात को समझना है। आइए डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में आपको याद भी करवाएंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे औद्योगिकीकरण। अगर पेपर में बोर्ड में आता है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे औद्योगिकीकरण, इसके बारे में लिखेंगे। औद्योगिकीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े बड़े उद्योग धंधे या कल कारखाने के द्वारा विकसित होते हैं। यानी सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जिनके द्वारा एक कंपनी का संचालन होता है, इन छोटे उद्योगों की जगह पे एक बड़ी सी कंपनी का संचालन जब किया जाता है तो उसे कहते हैं औद्योगिकीकरण। क्योंकि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए एक नॉर्मल जो है उद्योग धंधे होते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी कंपनी स्थापित होती है, कोई बड़ी किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो उसे कहते हैं औद्योगिकीकरण। क्योंकि जो बड़ी कंपनी है उस कंपनी में लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे, उत्पादन ज़्यादा होगा, लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा पूरी होंगी, तो एक बड़े क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, बड़े क्षेत्र का विकास होगा। तो बड़े क्षेत्र का विकास होगा तो कहीं न कहीं किसके द्वारा हुआ? जब उद्योग स्थापित हुए तभी तो हुआ। और उद्योग स्थापित होंगे, उद्योग लगते चले जाएंगे, तो वही उद्योग लगने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? औद्योगिकीकरण कहेंगे। क्योंकि करण का मतलब क्या होता है? करण का मतलब होता है करना। ठीक है, किस चीज़ का क्या करना? उद्योग का विकास करना। उद्योग का विकास करना ही क्या कहलाएगा? औद्योगिकीकरण कहलाएगा। जैसे मैं आपको अपनी भाषा समझाऊं तो आप यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई जो है, मान लेते हैं कोई रास्ता है, ठीक है, इस टाइप का कोई रास्ता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ मान लीजिए कभी एक दुकान ऐसे, दो दुकान यहाँ पे ऐसे दुकान लगी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई मान लीजिए बैंक खुल गया, ठीक है, यहाँ पे कोई बैंक खुल गया और इसके बाद जो बैंक खुला तो यहाँ पे बैंक खुलने की वजह से यहाँ पे छोटे छोटे और दुकान खुल गए। मान लो कोई यहाँ पे स्कूल खुल गया तो उसके जगह से कई सारे और दुकान खुलते चले गए। मान लो कोई यहाँ पे छोटी सी कंपनी लग गई तो उसकी वजह से कई सारे और दुकान खुलते चले गए। तो ये जो दुकान यहाँ पे खुला, दुकान पहले एक ही यहाँ पे था, एक या दो दुकान था, अब धीरे धीरे यहाँ पे पूरा का पूरा क्षेत्र डेवलपमेंट होने लगा। तो कहीं न कहीं ये धीरे धीरे जब विकास होता चला, किसके आधार पे हुआ? कहीं न कहीं जब कोई विकास हुआ तभी तो उस क्षेत्र का विकास होता चला गया। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों यही है कि जब छोटे छोटे उद्योग बड़े उद्योग में बदल जाएं तो उसे कहते हैं औद्योगिकीकरण। तो यही प्रक्रिया औद्योगिकीकरण कहलाती है। इसके बारे में थोड़ा और दो लाइन समझते हैं। वस्तुओं का उत्पादन हाथों की अपेक्षा मशीनों द्वारा किया जाता है, यही प्रक्रिया औद्योगिकीकरण कहलाता है। अगर मैं आपको एक लाइन में इस पूरे परिभाषा को समझाऊं तो आप बस इतना समझ सकते हैं कि किसी भी उद्योग को जो छोटा है उसकी जगह पे कोई एक बड़ा उद्योग स्थापित करना और बड़ी चीज़ों का उत्पादन करना और उसमें हाथों की अपेक्षा मशीनों का प्रयोग करना, ये पूरी प्रक्रिया औद्योगिकीकरण कहलाती है। एक लाइन की परिभाषा है, आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि छोटे उद्योग की जगह
छोटे जो है जो छोटे छोटे कल कारखाने हैं उसकी जगह पे और हाथ से जो काम किया था उसकी जगह पे एक बड़ा सा उद्योग स्थापित करना, एक बड़े से वस्तु को उत्पादन करना और जो है उस क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करना ही औद्योगिकीकरण कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों इस बात को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि औद्योगिकीकरण की विशेषता क्या है या महत्व क्या है, तो यही बात हमको समझना है। आइए मैं डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, आंसर लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से अगर आपको आंसर लिखना है, आपको स्मार्ट तरीके से आंसर लिखना है तो आपको आंसर डायग्राम के माध्यम से, अगर भूगोल है तो भूगोल में मैपिंग के माध्यम से जितना आप प्रेजेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा नंबर मिलेगा। कोई भी सामाजिक जो विषय होते हैं, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, इन सब विषयों में ज़्यादातर जो है 10 में अगर मान लो सवाल पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन, तो 10 में 10 पूरा नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप तरीके से लिखे हैं, अच्छे से लिखे हैं, तो आपको 10 में 10 भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन अगर आंसर तरीके से लिखा जाए तो आपको 10 में 10 नंबर पक्का मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस बात को, यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया इसके कई सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदा है, पहले फ़ायदा समझ लीजिए, इसके बाद आप बात करते हैं कि इसके बारे में हम कैसे आंसर लिख सकते हैं। फ़ायदा, पहला पॉइंट दोस्तों, अगर ये जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है इससे अगर आप ऐसे देखोगे तो क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप अपने दिल से पूछिए, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा। हो सकती है कि राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना घटिया भी नहीं है कि आपको अच्छा ना लग रहा हो। कुछ लोगों को अच्छा ना लग सकता है, लेकिन कुछ लोग को पक्का अच्छा लगेगा। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, पहला पॉइंट है देखने में अच्छा लगेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे सारे पॉइंट आप एक साथ यहाँ पे कवर करके आंसर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनर को। जैसे एग्जामिनर यहाँ पे ये आंसर देखेगा कि हाँ इसकी प्रमुख विशेषता एक साथ यहाँ पे लिखा गया है विथ डायग्राम के माध्यम से, तो आपको चेक करेगा और यहाँ पे एक नंबर आपको तुरंत इसी डायग्राम पे ही मिल जाएगा। गारंटी दोस्तों बता रहा हूँ, मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 सालों से विद्यालय में पढ़ाता हूँ। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि बोर्ड की कॉपी लिखी कैसे जाती है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कॉपी लिखते कैसे हैं बोर्ड पेपर में। अब दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ है, ये डायग्राम लिखने के बाद जो है, इसके बाद जो है यहाँ पे जो आप ये लिखे हैं, आप इसको लिखने के साथ साथ जो है इसको सुंदरता में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर राइटिंग आपकी अच्छी है तो और सुंदर दिखेगा। दूसरी बात यह है कि पेज भी भरता है, जिससे आप ऐसा भरोगे ना पेज कि एग्जामिनर को लगेगा भी नहीं कि पेज भरा गया है, और आपका पूरा जो कंटेंट है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 से 4 पेज में लिखना होता है उसको आप अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाओगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे पहले हेडिंग डाल के फिर इसके बारे में 4-5 लाइन लिखना है। क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या लिखना है, क्या लिख सकते हैं। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के जो है आप दूसरा हेडिंग डालेंगे। तो इस प्रकार से जब लिखेंगे ना, तो ये सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे पॉइंट जब लिखोगे कम से कम 2 पेज में ये चला जाएगा और 1 पेज में ये। ठीक है, तो 3 पेज हुआ कि नहीं हो गया, आपके ऊपर है कि कैसा आप मानसिकता से अपने लिखते हैं। अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो आपका 4 पेज भी जा सकता है। 4 पेज से ज़्यादा भी नहीं लिखना है और 3 पेज से कम भी नहीं लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, यही तरीका होता है सही तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का, क्योंकि 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 10 नंबर इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। जब अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे तभी 10 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं, ये समझते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले ये दोस्तों समझ लीजिए कि औद्योगिकीकरण क्या होता है और इसकी विशेषता क्या है। औद्योगिकीकरण मैंने आपको समझा दें कि औद्योगिकीकरण क्या होता है। विशेषता का मतलब ये होता है कि जो औद्योगिकीकरण हो रहा है इसकी खास विशेषता क्या है। इसकी कुछ विशेषता जरूर होगी, क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति है, अगर मैं कहूँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर आपने कुछ क्वालिटी देखा होगा, कुछ गुण देखा होगा। वही जो गुण उसकी होती है वही क्या कहलाती है, उसकी विशेषता कहलाती है। इसके अंदर जो भी बुराइयां होंगी वो भी विशेषता के रूप में ही प्रदर्शित होंगी, जो अच्छाइयां होंगी वो भी एक जो है विशेषता के रूप में ही प्रदर्शित होंगी, महत्व के रूप में प्रदर्शित होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे समझना है कि औद्योगिकीकरण जब विकास होता है तो उसकी विशेषता क्या होती है, यही बात हमको समझना है। देखते हैं पहला पॉइंट, तकनीकी का विकास होगा। इन्हें जब औद्योगिकीकरण का विकास होगा तो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी आएगी। जैसे मान लेते हैं आज की डेट में, पहले जो बाइक आती थी, पहले जो 4 व्हीलर आते थे, जो गाड़ियाँ आती थी वो धुआं देता था। लेकिन आज की डेट में जो है BS4, BS5, BS6 ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जो आपके BS6, BS4 ये सब गाड़ियाँ आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, वो गाड़ी धुआं अब नहीं देंगी।
ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है यहाँ पे दोस्तों कि जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो किसके आधार बढ़ी, जब उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ, विभिन्न प्रकार की सारी कंपनियां जब लगी वहाँ पे, तो लोगों अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनने लगे, बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण होने लगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी के निर्माण होने लगे। तो जैसे जैसे औद्योगिकरण का विकास होगा, तकनीकी का विकास ज़रूर होगा। पहले चलता था 2G, आज आ गया है 5G। तो ये कैसे विकास हुआ, तकनीकी के आधार पे विकास हुआ ना। जब औद्योगिकरण हुआ तभी तो तकनीकी का विकास हुआ, तो इसकी विशेषता होगी कि नहीं होगी। तो आप इसके बारे में 4 लाइन तो लिख ही सकते हैं आराम से। इसके बाद दोस्तों उत्पादन में वृद्धि, बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी गई है यहाँ पे कि अगर औद्योगिकरण होगा, उद्योगों का विकास होगा, वहाँ पे उद्योग स्थापित होंगे, तो उद्योग स्थापित किस लिए हो रहा है, उत्पादन के लिए हो रहा है। और जब उत्पादन होगा तो कहीं न कहीं डिमांड लोगों की बढ़ेगी, डिमांड होगी तो उत्पादन में और वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसी चीज़ों को समझेंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तकनीकी का विकास होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, आर्थिक उन्नति होगी। सिंपल सी बात यह है, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कंपनी लगती है तो लोगों को क्या मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा दोस्तों तो क्या आर्थिक उन्नति नहीं होगी, लोगों का विकास नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। एक एक इंजीनियर का लाखों लाखों रुपए सैलरी होती है, तो लोगों का विकास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो रट्टा नहीं मारना, बस ये समझना है कि क्या होगा, तकनीकी विकास होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, आर्थिक उन्नति होगी, कहीं न कहीं इसका बढ़ावा जरूर मिलेगा। वैश्वीकरण होगा। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि करण का मतलब होता है, क्या होता है, करना होता है। और लिखा है वैश्वीकरण विश्व स्तर पर करना। ठीक है, अगर कोई उद्योग छोटा सा जो यहाँ पे स्थापित हुआ था, अगर वो धीरे धीरे बड़ा उद्योग बनता चला जाता है, तो वो उद्योग एक देश से दूसरे देश में जब जाएगा तो वही प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। बहुत सारी सी कंपनियां हैं, वो किसी एक देश में अपना उद्योग लगाती हैं, वहाँ पर जब विकसित हो जाती हैं, अच्छे से चलता है उद्योग, तो उद्योग किसी दूसरे देश में स्थापित हो जाता है। ऐसे लोगों की विकास होता चला जाता है, तो वैश्वीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आता है यातायात में साधन में वृद्धि। सिंपल सी बात यह है, उद्योग का विकास होगा, लोग उद्योग स्थापित करेंगे, तो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यातायात की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो यातायात के साधन में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो सिंपल सी बात दोस्तों यहाँ पे है कि औद्योगिकरण कितने सारी चीज़ों को यहाँ पे उत्पादन करता है। इसके बाद आता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। बहुत ही सिंपल सी बात यह है, यहाँ पे आर्थिक उन्नति यही प्रदर्शित करता है कि जब लोगों के उद्योग में स्थापित होगा तो लोगों को आय मिलेगी, जो लोगों को आय मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय में कहीं न कहीं वृद्धि जरूर होगी। इसके बाद दोस्तों आता है राष्ट्रीय आय। देखिए सिंपल सी बात यह है, अगर व्यक्ति की आय बढ़ती है तो ऐसे न जाने सभी लोगों की आय बढ़ेगी। ठीक है भाई, किसी भी कंपनी में, किसी भी उद्योग में एक व्यक्ति तो काम करेगा नहीं, कई सारे व्यक्ति काम करेंगे। तो कई सारे जब व्यक्ति काम करेंगे तो राष्ट्रीय आय में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी वृद्धि। ठीक है, इसके बाद तो नगरीकरण। जिस क्षेत्र में उद्योग का विकास होता है वहाँ पे लोग आकर्षित होते हैं अपने रोजगार के लिए, और जब रोजगार के लिए वहाँ पे आकर्षित होते हैं तो लोग वहीं पे रहना पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे शुरू हो जाता है नगरीकरण। गांव से लोग शहर में आके बसते हैं, क्यों, क्योंकि उनको सुविधाएं वहाँ पे मिल जाती हैं। और जब गांव से लोग शहर में आते हैं तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नगरीकरण कहलाती है। इसके बारे में एक लंबा क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में नगरीकरण के बारे में, और अच्छे से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों ये प्रश्न आप यहाँ पे समझ सकते हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।